हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट नियम पर हम डिस्कस करेंगे, जो है लुईस की अवधारणा। तो लुईस की अवधारणा क्या होती है, इस टॉपिक पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 साम्यावस्था, और इसके हम लुईस की अवधारणा हम पढ़ने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात आता है कि लुईस की अवधारणा क्या है। तो देखिए, लुईस जो है उन्होंने क्या बताया। लुईस की अवधारणा में हमें ये चीजें बताई गई कि कैसे हम पहचाने कि कौन अम्ल है, ठीक है ना, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन अम्ल है और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन क्षार है, ठीक है ना। इसकी पहचान, अम्ल और क्षार की पहचान को बताने के लिए ही लुईस की अवधारणा दिया गया है। लुईस ने अवधारणा दी है, बात समझ रहे हैं। अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए लुईस ने ये अवधारणा प्रस्तुत किया है, जिसे हम लुईस की अवधारणा के नाम से जानते हैं। अब लुईस ने हमें क्या बातें बताई, इसको समझ लेते हैं। देखिए, लुईस ने हमें सिंपल से यही बात बताया, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लुईस के अनुसार। अब लुईस के अनुसार क्या हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ को लुईस अम्ल कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले पदार्थ को लुईस क्षार कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसे हम लुईस अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, किसी को देगा, उस पदार्थ को हम लुईस क्षार कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि सपोज डेट NH, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं, जैसे मान लेते हैं NH3 है, तो NH3 में या नाइट्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, दो पेयर यहाँ पे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है। तो ये एक क्या है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा है, यह अमोनिया है। अब यहाँ पे एक और हम ले रहे हैं BF3, ठीक है जी, BF3 हमने ले लिया। तो अब ये क्या करता है, ये वाला जो पदार्थ है, अमोनिया है, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म B को दे देता है। तो जैसे ही B को ये दिया, ठीक है, तो देखिए किसने दिया, सबसे पहली बात यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ को लुईस अम्ल कहते हैं। तो किसने इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण किया, इसने दिया और इसने लिया, तो इसको जिसने ग्रहण किया उसे हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा, ठीक है ना। और किसने पदार्थ को दिया, देखिए कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले पदार्थ को लुईस क्षार कहते हैं। तो कौन सा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा है, यही वाला ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, लुईस क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, लुईस क्षार। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें यही पहचान करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, आप परिभाषा आप यही से कर सकते हैं ना, कि लुईस के अनुसार क्या बताया, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ को लुईस अम्ल कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले पदार्थ को लुईस क्षार कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा में, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके नीचे आप उदाहरण ये लिख लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे आप उदाहरण लिखेंगे। मैंने तो समझाने के तौर पे आपको लिख दिया, ऐसे आप लिखेंगे। जैसे कि NH3 है ना, तो हम इसको देखिए, NH3 है तो NH3 हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको हम BF3 के साथ हम क्रिया करा देते हैं। तो ये क्या करेंगे, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये बात जानते हैं हम, ये B को देगा, ठीक है ना। तो जैसे ये B को दिया तो ये क्या बनेगा, देखिए NH3 है तो हम इसको H3N लिख सकते हैं। तो H3 पहले हमने लिख दिया और इधर हमने N लिख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद ये हमने एक उपसंयोजक बंध दिया और BF
3 लिख दिया, ठीक है ना। तो बात आप समझिएगा, यहाँ पर H3N हमने लिख दिया है। अरे भैया NH3 भी लिख सकते हैं, बट ऐसे हमने इसलिए लिखा जैसे नाइट्रोजन ही ना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उपसंयोजक बंध दिखाना जरूरी था, इसलिए नाइट्रोजन को पहले ले लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, किसने इलेक्ट्रॉन को मतलब किसने ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन BF ग्रहण किया है, BF3, तो इसको हम कहेंगे लुईस क्षार नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या होता है, लुईस क्षार होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक उपसंयोजक बंध बन रहा है, इसलिए इस यौगिक को हम क्या कहेंगे, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, उपसंयोजक यौगिक कह देंगे। तो ये है हमारा लुईस की अवधारणा। सबसे पहले ये लिखेंगे, ये आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इस पर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उस उदाहरण को बस मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, आप इसको याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सब समझ लीजिए। देखिए हमने लिखा है लुईस अम्ल की उदाहरण। अब उदाहरण बहुत तरीके से हम दे सकते हैं। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु के अष्टक अपूर्ण की स्पीसीज वाले, मतलब केंद्रीय जो परमाणु है उसका अष्टक अपूर्ण वाले स्पीसीज का मतलब होता है जैसे परमाणु हो गया, आयन हो गया, परमाणु, अणु, आयन, यौगिक, ये सभी क्या होंगे, स्पीसीज के अंतर्गत ही आएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होना। अपूर्ण होने का मतलब है कि जो कोई भी परमाणु है तो उसका जो केंद्रीय में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो पूर्ण होगा ना, तो 8 नहीं है। तो ऐसे वाले कौन से स्पीसीज हैं, ठीक है ना, लुईस अम्ल वाले, ठीक है। लुईस अम्ल का मतलब कि इसकी बात हो रही है कि कौन ऐसे हैं जिसका अष्टक पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कक्षा में न है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखते हैं AlCl3 है, ठीक है। कैसे AlCl3 है, तो देखिए एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2, 8 और 3 होगा, तो अंतिम कक्षा में 3 है ना इलेक्ट्रॉन है जी। अपूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपूर्ण है ना, तो वही कहा जा रहा है कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण वाले स्पीसीज, तो ये अष्टक अपूर्ण वाले स्पीसीज है, तो ये हो गया। इसी प्रकार आप याद कर लेंगे, केवल AlCl3 है, BlCl3 है, BF3 है, ETC और भी बहुत सारे। उसी प्रकार केंद्रीय परमाणु में रिक्त D कक्षक वाले स्पीसीज, मतलब ऐसे कौन से परमाणु हैं जिसमें रिक्त D कक्षक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे BF3 है, SF4 है, SnCl2 है, SnCl4 है, ETC, सब याद कर लेंगे केवल। रिक्त कक्षकों के धनायनों की स्पीसीज क्या है जी, Fe2+ है, Mn2+ है, Ni2+ है, Zn2+ है, ETC और भी बहुत सारे हैं। और सरल धनायनों के स्पीसीज कौन है, तो वहाँ पे NO2+ है, NH4+ है, ठीक है ना, ETC। तो ये याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आप चलिए स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, वैसे भी आप ले रहे होंगे। अगला आता है लुईस क्षार। अब लुईस क्षार का बात कहाँ पे हो रहा है, लुईस क्षार का मतलब अब इसकी बात हो रही है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो त्यागने वाले की बात हो रही है। तो अब त्यागने वाले, तो लुईस क्षार मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन त्यागेगा, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जो स्पीसीज है, जैसे परमाणु, अणु या आयन। जैसे यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है ना, तो ये है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर से यहाँ पे ROH है, ROR है, या ROH है, या NH3 है। सरल ऋणायनों की स्पीसीज कौन से हैं, ऋणायन वाले हैं, Cl है, Fe है, I है, SCN है, OH है, ठीक है, ETC। अब बहुआबंध वाले स्पीसीज कौन है, तो CO है, NO है। तो केवल आप याद करना चाहें याद कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहे तो कोई ज़्यादा, मतलब ये कहूँगा कि ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं ये, ठीक है ना। याद करना चाहे तो याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आप इतनी बात ये याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे लुईस की अवधारणा में क्या बात बताई गई, समझ ही गए हैं, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि लुईस अवधारणा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी कमियां क्या हैं, या हम कह सकते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि अभी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम विशेषता पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात,
अम्लीय व क्षारीय लवण को स्पष्ट करने के लिए प्रोटॉन की उपस्थिति नहीं होती। मतलब पहले क्या था कि पहले सबसे पहले बताया गया था कि अम्ल और क्षार कैसे, तो जब जल में हम कोई भी पदार्थ को घोलेंगे जो H+ आयन देगा वो अम्ल होगा और जो OH आयन देगा वो OH ऋण आयन देगा वो क्षार हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बताया जाता था। फिर से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर अम्ल और क्षार को बताया गया। तो इसमें यह है कि लुईस ने बताया कि अम्लीय और क्षारीय लवण को स्पष्ट करने के लिए, मतलब अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए पर प्रोटॉनों की आवश्यकता नहीं है, प्रोटॉनों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो सभी, ये जो लुईस की अवधारणा है ये तो इलेक्ट्रॉन पर ना बेस्ड है जी, इलेक्ट्रॉन युग्म पर बेस्ड है, तो यही बात है। तो इसको एक याद रखेंगे। दूसरा आता है कि इनके अनुसार, मतलब लुईस के अनुसार किसी भी पदार्थों की प्राकृतिक विलायकों पर निर्भर नहीं करती है। मतलब किसी भी पदार्थों की जो प्रकृति है वो विलायक पर निर्भर नहीं करेगा कि किसमें वो घुल रहा है। ठीक है ना, यह बात आप याद रखेंगे। अगला आता है कि यदि निर्जल विलायकों पर भी क्या होता है, लागू होता है। यह मतलब, ये मतलब क्या, लुईस अवधारणा है निर्जल विलायक। निर्जल विलायक मतलब जो बिना जल के रहने वाले विलायक है उसमें भी ये मतलब लागू होगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगला आता है लुईस अवधारणा की सीमाएं। सीमाएं में आपको दो ये चीजें याद रखना है। सबसे पहली बात, उपसंयोजक यौगिकों, उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण न करने वाले पदार्थों की प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि देखिए यहाँ पे जो क्षार और अम्ल मिलकर उपसंयोजक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे और भी पदार्थ हैं जब अम्ल और क्षार मिलकर वहाँ पे मतलब सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध नहीं बनता है, जिसके कारण उपसंयोजक यौगिक का निर्माण नहीं होता है। तो वहां पे हम क्या उसको कहेंगे, तो वही कहा जा रहा है उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण न करने वाले पदार्थों की प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सके। मतलब अम्ल क्षार मिलकर कोई पदार्थ बना जो उपसंयोजक यौगिक नहीं है, तो उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि ये कौन सा पदार्थ है। ठीक है, दूसरा है कि अम्ल और क्षार का सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत को स्पष्ट नहीं कर सके। अम्ल क्षार का सिद्धांत क्या है, कह रहा है ना, क्योंकि अम्ल और क्षार तीव्र अभिक्रिया करते हैं जबकि उपसंयोजक यौगिक की अभिक्रिया मंद होती है। मतलब क्या है, सिंपल सी, कि जो अम्ल क्षार सिद्धांत है ये क्या है, इसमें ये बताया गया है अम्ल क्षार सिद्धांत में, अम्ल क्षार सिद्धांत को ये व्याख्या नहीं कर सका। क्यों, तो देखिए अम्ल और क्षार जब भी ये क्रिया करते हैं बहुत ही तेजी से गति करते हैं, तेजी से क्रिया करते हैं, परंतु जब तेजी से क्रिया करते हैं, परंतु एक और बात हम जानते हैं उपसंयोजक यौगिक का गुण है कि जब बनेगा ना, तो अम्ल और क्षार से जब उपसंयोजक यौगिक बनेगा तो बहुत ही धीमी गति से बनता है, बहुत ही मंद से बनता है। तो ये बताइए, जब अम्ल क्षार तेजी से गति करेगा तो उपसंयोजक यौगिक तो बहुत ही धीरे सा बनता है, तो कैसे तेजी से बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अम्ल क्षार सिद्धांत है उसकी व्याख्या यह नियम नहीं कर सका। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा पांचवा ये जो सिद्धांत है ये भी आपको विशेषताएं और जो सीमाएं हैं समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको याद करने वाला टॉपिक था जो कि मैं आशा करता हूं समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।